नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम आज कर रहे हैं ईवीएम से। जी हां, ईवीएम पर सवाल खड़े होने लगे और कैसे ईवीएम जो है उस पर अब बड़ा बवाल होता नजर आ रहा है। हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय के जो हालात है, जो स्थिति है, क्या वो ये नहीं बता रही कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से और अभी तक की बात करें, लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है और सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि चुनावों में एक तरफा जीत का क्या मतलब निकाला जाए। क्या वाकई झोल झाल करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है? दरअसल ईवीएम पर सवाल क्यों खड़ा हुआ और क्यों आज लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो रहा है? दरअसल समझने की कोशिश कीजिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पूरी तरह आए भी नहीं थे। रुझान हालांकि बहुत देर के बाद आए और रुझान जैसे ही आने शुरू हुए उससे पहले हमने देखा कि सत्ता पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। सत्ता पक्ष में सेलिब्रेशन का माहौल हो गया। द्रौपदी मुर्मू जो देश की नई महिला राष्ट्रपति बनी है, उनके जो है बनेंगी, उनके गांव में जी हां तैयारियां होने लगी, पकवान बनने लगे, मिष्ठान बनने लगे, आतिशबाजी हो गई। लेकिन ये तब हो रहा था जब रुझान भी सही तरीके से नहीं आए, नतीजे भी सही तरीके से नहीं आए थे। और ऐसे में अगर हम देखें तो क्या वाकई ये बात नहीं दर्शाती है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था? द्रौपदी मुर्मू ये बात जान चुकी थी कि उनकी जीत तय है, उनको जीतना ही जीतना है, इसीलिए उनके गांव में तैयारियां शुरू हो गई। जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यालय से लेकर जो है द्रौपदी मुर्मू के गांव तक जो है खूब जश्न आतिशबाजी हो रही थी। अगर बात करें ये आतिशबाजी, ये जश्न और मिठाइयों का इस तरह से बनना विपक्ष भी करवा सकता था रुझान से पहले, नतीजों से पहले, लेकिन नहीं। विपक्ष इस बात को समझ गया था और विपक्ष इस बात को जानता था कि किस तरह से मोदी सरकार ने इस चुनाव को जितवाने के लिए, इस चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को जितवाने के लिए कितना बड़ा घोल किया। जी हां, यशवंत सिन्हा ने ही खुद बात कही थी। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि उन्होंने देखा राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से पैसों के जरिए, बल के जरिए चुनाव को जीता जा रहा है। कितनी हैरान करने वाली बात है कि जो विपक्ष ये चाहता था कि शांतिपूर्ण तरीके से, जी हां शांतिपूर्ण तरीके से हम यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करें, समर्थन करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सच्ची मायने में और सही मायने में अगर देखा जाए तो क्या लोकतंत्र बचा है? क्या लोकतंत्र अभी रह गया है? क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि आपने ये कह दिया है कि संसद में विपक्ष अब प्रदर्शन नहीं कर सकता, सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकता, युवाओं की आवाज को आपने दबा दिया है, किसान की आवाज को आपने दबा दिया है। तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखिएगा कि किस तरह से आज सत्ता पक्ष जो हावी हो रहा है, आज सत्ता पक्ष जिस तरह से लगातार दबदबा बना रहा है जनता के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, ये नहीं बताता कि वाकई आज का माहौल जो है वो ये है कि सरकार एक तरफा काम करना चाहती है। और सीधे तौर पर हम यहां पर इसलिए ईवीएम की बात कर रहे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर अभी कुछ समय पहले उपचुनाव हुए थे। अगर मैं बात करूं, एक सीट थी आजमगढ़ की, दूसरी रामपुर। आजमगढ़ सीट से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को बढ़ाया था और रामपुर से समाजवादी पार्टी ने असीम रजा को। यहां पर देखने को क्या मिलता है कि जब रुझान आ रहे थे उस वक्त दोनों सीटों के, तो सपा के कैंडिडेट आगे चल रहे थे और बीजेपी के कैंडिडेट बहुत हद तक पीछे थे। लेकिन अचानक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि वही सपा के कैंडिडेट इतना पीछे चले जाते हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और वो बीजेपी के कैंडिडेट जो बहुत पीछे चल रहे थे, अचानक से कई कई लाख वोट से आगे निकलने लगे। विपक्ष ये देखकर हैरान था, दोनों कैंडिडेट देखकर हैरान थे। यहां तक कि ये भी देखिए कि ये तक नहीं पता चलना पाया समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट को कि उनकी जीत हुई भी है या हार भी हुई है। लेकिन उससे पहले खबर बीजेपी में मिल जाती है कि दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ सीट से चुनाव जीत गए हैं, असीम रजा रामपुर सीट से चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए हैं। ये बात कई घंटों के बाद इन विपक्षी नेताओं को पता चलती है, लेकिन
बहुत पहले बीजेपी नेताओं को पता चल जाता है कि इन दोनों सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है कि हमें तो पता ही नहीं लगने दिया जा रहा था कि कितनी काउंटिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी को सब पता चल रहा था। कितने पेटी खुल गई हैं, कितने और पेटी खुलने हैं, कितने और अंक आने हैं, कितने और आंकड़े आने। तो सीधे तौर पर समझिएगा कि विपक्ष जो पहले से ये बात करता चला आ रहा है कि ईवीएम में झोलझाल हो रहा है या ईवीएम के जरिए जीता जा रहा है, तो उसको नकार दिया गया था। लेकिन इस बात को कैसे नकार दिया जाए कि राष्ट्रपति चुनाव का हमने देखा रुझान भी नहीं आए, नतीजे भी नहीं आए, उससे पहले कई बड़ी संख्या में हलवाइयों को बुलाकर मिठाइयां बनानी शुरू कर दी। क्या ये नहीं बता रहा था कि वाकई सत्ता में रहकर बीजेपी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है? और अगर विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और समझिए, समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में दूध और दूध से बने कई प्रोडक्ट पर जीएसटी लग गई है 5% की, ठीक है, 5% की। इसके अलावा आटा, दाल, चावल, गेहूं, अनाज और तमाम तरह से हम बात करें तिल, तिलहन, इन पर भी 5% की जीएसटी लग गई है। तो अगर हम बात करें 5% की जीएसटी लगना, यानी कि 50 रुपए का था तो अब सीधे तौर पर 5% की जीएसटी के हिसाब से वो महंगा हो जाएगा। यानी कि आम जिंदगी देखिए कितनी मुश्किल हो रही है अब जनता की। इसके अलावा हम बात क्या कर रहे हैं, रबर, शॉर्पनर, पेंसिल और जो किसान औजार चलाते हैं, जो मशीनें हैं, उन पर भी जीएसटी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि सरकार ने सब चीज पर जीएसटी बढ़ा दी है। देश में रोजगार है नहीं, देश में रोजगार कम हो रहा है। और तो और मैं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताऊंगा। हर साल, जी हां, 2014 से और अभी 2022 चल रहा है, 2014 से आप खुद आंकड़ा भी उठाकर देख सकते हैं, आप देख भी लेंगे, पता भी कर सकते हैं। 2014 से अभी तक की मैं बात करूं, हर साल लाखों की संख्या में लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, भारत छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें भारत में रहना नहीं है, क्योंकि 2014 से और 22 तक जो माहौल बन गया है, ऐसे में चाहे बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हों, बड़े बड़े उद्योगपति हों, वो अब अपना बोरिया बिस्तर भारत से धीरे धीरे समेट रहे हैं। और अगर उद्योग धंधे भारत में पूरी तरह ही बंद हो जाएंगे तो भारत में ऐसी हालत हो जाएगी कि जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। आपने श्रीलंका की हालत तो देखी होगी। श्रीलंका तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन भारत की आबादी जितनी है उस हिसाब से अगर भारत की जनता सड़क पर आ गई और भारत की जनता के पेट पर जो है असर पड़ा, तो देखिए क्या हालत होंगे। क्योंकि सरकार आज अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं रखती, देश से मतलब नहीं रख रही है, रोजगार से मतलब नहीं रख रही है, शिक्षा स्वास्थ्य से मतलब नहीं रख रही है। केवल और केवल चुनाव जीतना है, सत्ता में बने रहना है। देश अगर गड्ढे में जा रहा तो जाइए। रुपए की हालत क्या है सब जानते हैं, किस तरह डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया निचले स्तर पर चला जा रहा है। इसकी वजह समझिए, क्योंकि निवेशकों ने भारत में पैसा लगाना बंद कर दिया है, भारत की कंपनियों में पैसा लगाना बंद कर दिया। क्योंकि जिस तरह भारत में हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान जैसे दंगे हो जाना, बार बार छात्रों का प्रदर्शन करना और इस तरह का माहौल बन जाना, देश में आज हर कोई डरा हुआ है। और यही वजह है कि लोग और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और लोग जो बड़े अच्छे खासे वर्ग के लोग हैं, वो भारत छोड़कर अब या तो अमेरिका सेटल हो रहे हैं, या कनाडा सेटल हो रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया सेटल हो रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अन्य देशों में सेटल हो रहे हैं। तो यहां पर अगर इसी तरह स्थिति बनी रही तो देश किस ओर जाएगा, यह आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।